स्वागत है आप सभी का आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और हम लोग आज देख रहे हैं हीट से रिलेटेड पार्ट नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्न देखेंगे। लास्ट वाले वीडियो से आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में ऊष्मा के संचरण का कारण क्या होता है। ठीक है, तो किसी द्रव्यात्मक माध्यम से ऊष्मा के संचरण का कारण ऑप्शन देखें, ऊष्मा द्वारा बल का अनुभव होना, दूसरा माध्यम में तापांतर, थर्ड वन माध्यम के घनत्व एक समान ना होना, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ही हीट के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर तापांतर होना चाहिए। ठीक है, एक सिरे का ताप ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे सिरे का ताप कम होना चाहिए। अगर तापों में डिफरेंस है तो वहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, माध्यम में तापांतर का होना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है किस विधि के द्वारा। क्वेश्चन सरल है लेकिन एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या प्लाज्मा विधि। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात सबसे बड़ी रहती है कि आप कंफ्यूज करना छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन विकिरण विधि। ठीक है, प्लाज्मा देखिए कंफ्यूज ना होना कि प्लाज्मा कुछ नया लग रहा है तो कोई नई सर्च तो नहीं हुई। ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो सेकंड का सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा विकिरण विधि में। थर्ड वन पे आते हैं। जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण विधि द्वारा होता है तब माध्यम का ताप क्या तेज़ी से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। माध्यम के बीच में टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हाँ, ऊष्मा जिस सतह पर गिरेगी, जिस पृष्ठ पर गिरेगी, उसका टेम्परेचर जरूर इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, थर्ड का सी ऑप्शन, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है, स्थायी अवस्था में वस्तु का ताप मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वस्तु को लगातार ऊष्मा दे रहे हैं और आप ये देखते हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसको उस वस्तु का उसकी विभिन्न सतहों पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब वो वस्तु ऊष्मा विकिरण के द्वारा आपका रेडिएशन, तो वस्तु विकिरण विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा भी ऊष्मा का उसी तरह से उत्सर्जन करने लगती है। तो इसका मतलब हुआ जितनी ऊष्मा उसको मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग वस्तु ऊष्मा का अब उत्सर्जन भी करने लगती है। तो इसका मतलब अब वस्तु का जो टेम्परेचर है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसका ये आंसर ये होगा कि समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग बिंदुओं पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसके साथ इसका आंसर सही है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक धातु की छड़ में से ताप की स्थायी दशा में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती। ठीक है, किसी धातु की छड़ है उसमें जो ताप की स्थायी अवस्था यानी स्टडी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन में देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, समय पर निर्भर करता है, ताप प्रवणता यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के ऊपर निर्भर करता है, छड़ के द्रव्यमान, मास का फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं आता, मास कहीं भी उसमें दिखाई नहीं देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक यानी के का मान जो है वो डिपेंड करता है क्या तापांतर पर, क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, छड़ के पदार्थ पर, या छड़ की लंबाई पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊष्मा चालकता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, चांदी की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चांदी, लोहा, तांबे में से सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा चालकता की जो निर्भरता है वो छड़ के पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, यानी पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलग अलग रेडियस दे रखी हैं, लंबाई एल की छड़ें दो ऊष्मा स्रोतों जिनके ताप अलग अलग हैं को जोड़ती है, चालन सबसे अधिक किस में होगा। ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला अगर आप लोग देखें तो फार्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, का मतलब डेल्टा एल, एल उसकी लंबाई होती है और समय आता है इसमें टी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है और लंबाई का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखेंगे कि लंबाई त्रिज्या किस तरीके से आएगी। तो एरिया जो है उसको आप पाई आर स्क्वायर करके लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर करके इंट्रोड्यूस करेंगे अपॉन एल, बाकी सबको कांस्टेंट मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर वेरी करेगा वो आर और एल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आर का मान ऑप्शन ए में अगर आर की जगह आप 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, एल की जगह 1 रखें तो 1 आएगा, तो ऑप्शन मान इसकी वैल्यू जो आएगी 1 के बराबर। ऑप्शन बी को अगर टैली करें तो आर की जगह आप जब 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एल की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 ही नीचे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। और अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, 3 में जो आप लगाएंगे उसमें देख लीजिएगा थोड़ा, इसको हटाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे आर की तो इसकी वैल्यू आएगी, आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 और नीचे आएगा एल अपॉन 2, एल अपॉन 2 में 1/2 जब रखेंगे तो ये 2 पर जाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। वहीं पर अगर आप ऑप्शन डी में जाएँ तो उसमें तो पहले से आर के वैल्यू 1/2 करके चल रहा, नहीं वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए मिल रही है, 8 के लिए मिल रही है, जो किसके द्वारा प्राप्त हो रही है, सी ऑप्शन के द्वारा प्राप्त हो रही है, जब आर का मान 2 रखा जाएगा और एल का मान 1/2 होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इसका सही होगा।
पहले भी मैं आपसे कहता रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग अगर मेरे किसी प्रॉब्लम में आपको कोई शंका लगे, कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएँ और उसका मुझे कारण बताएँ, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और एक चीज़ और कहें कि सभी लोग बड़ा ध्यान से, बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ वगैरह बनते हैं, तो कम से कम आपके लिए किसी भी तरह से ये वीडियो यूज़फुल हो, ठीक है? तो उस ऐसी उम्मीद के साथ में मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोग इसका निश्चित ही फ़ायदा लेंगे, इसका लाभ उठाएँगे। प्रश्न 8, एक ही पदार्थ की बनी हुई दो बेलनाकार छड़ें द्वारा ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। छड़ों का डायमीटर दे रखा है 1:2 और उसकी लंबाइयों का रेशियो दे रखा है कि 2:1। तो अगर तापांतर समान है तो प्रवाहित ऊष्मा प्रति एकांक में क्या होगी? प्रवाहित ऊष्मा का अनुपात पूछा है इसमें, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा मैथमेटिक्स है। तो इसमें आपको सबसे पहले जैसे आपको बताया Q1 Q2, ठीक है? तो Q1 Q2 में आपने जैसे देखा रेडियस का और उसकी लंबाइयों का रेशियो दे रखा है। तो रेशियो में अगर पाई R1 स्क्वायर लिखें और नीचे लिख दें L1, ठीक है ना? बाकी सबको हमने कांस्टेंट कर दिया, ये काम आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट में ही चलेंगे, ठीक है? बाकी R2 स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि Q2 नीचे ले लिया, उसका L2 पहुंचेगा ऊपर, ठीक? तो अब आप यहाँ पर देखिए R1/R2 का स्क्वायर है, तो R1/R2 इसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1/1:2। तो 1:2 में ये डायमीटर का दे रखा है, तो जब डायमीटर का आप करेंगे तो इसमें आप इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। छोड़िएगा, रेडियस में कन्वर्ट ना करो क्योंकि फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सीधा सीधा ये हम यहाँ पर कर लेंगे, तो Q1 Q2 का जो मान आएगा वो वैल्यू आपको उसका स्क्वायर करके मिलेगी, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर मतलब हो गया 1/4, ठीक है? अब इसी तरह से अगर लंबाई को आप करें तो ये वैल्यू जो आई थी वहाँ पर L2/L1 आया था, जबकि यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है L1/L2 का है, इसका मतलब इसका उल्टा होगा और ये पहुँचेगा 1/8 के इक्वल में। अब यहाँ पर इनका रेशियो अगर कोई आपसे पूछे Q1:Q2 या Q1/Q2 का मान जो है वो आपका आपके पास है 1:8, और इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन है डी, 1:1:8, ठीक है? तो इसमें आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति लोहे तथा लकड़ी पर एक समान ताप का अनुभव करेगा। मतलब ये हुआ कि एक ही अगर लोहा और लकड़ी दोनों रखे हुए हैं, तो आप अगर उन्हें स्पर्श करते हैं तो दोनों एक से ही ताप पर कब फील होंगे? वो जब आपका टेम्परेचर उनके बराबर होगा। मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी शरीर का जो तापमान है आपके, ठीक है? अगर उस तापमान पर वस्तु रखी हुई है तो चाहे लकड़ी हो चाहे लोहा, वो दोनों सेम टेम्परेचर के आपको फील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, D1 व D2 लंबाइयों तथा K1 K2 ऊष्मा चालकता गुणांक वाली दो छड़ों के संपर्क में रखी हुई हैं, तो दोनों के परिचय क्षेत्रफल निकाय की तुल्य ऊष्मा चालकता। देखिए ये आर्टिकल पर डिपेंड बेस क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें आर्टिकल जो आपका कहता है वो है आपका D1 + D2 अपॉन D1/K + D2/K, ठीक है? इस की जगह K1 K2 कर लीजिए, कोई ज़्यादा बेटर है कि उसमें प्रिंट नहीं हो पाया, तो यहाँ K1 आएगा, यहाँ पर आएगा K2, ठीक है? अपनी बुक्स में जो दे रखा है उसमें अंतर ये है कि D1 D2 ना दे रखे, वहाँ पर L1 L2 प्लस दे रखे हैं, ठीक है? तो आप सबको अब ध्यान आ रहा होगा, D1/L1 होता है, सॉरी D1/K1, सॉरी L1/K1 अपॉन L2/K2, ठीक है? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एक गुटका है अलग अलग पदार्थों की बनी दो परतों से बना, जिनकी मोटाइयाँ समान हैं। पदार्थ के ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 हैं और गुटके की तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी? तो इसका रखना भाई अलग है, ठीक है ना? इनको श्रेणी क्रम में नहीं रखा है, उसकी दो परतें बना दी, दो लेयर बना दी हैं, ठीक है? वो लेयर कैसे रखी हुई होंगी? मेरे अकॉर्डिंग वो लेयर कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं, तो इस तरह से, और इनमें जो अनुपात है वो K1:K2 है, ठीक है? तो इसकी तुल्य ऊष्मा चालकता जो निकाली गई है, उस तुल्य ऊष्मा चालकता का मान किसके बराबर होगा? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इनका वैल्यूज नहीं आता कुछ भी, ठीक है? ये जो वैल्यू बराबर आती है 2/K के बराबर आती है, 2/K दिस इज इक्वल्स टू 1/K1 + 1/K2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा K1 K2। अगर इसका एलसीएम लेके आपको दिखाएं, ये आएगा K1 × K2 और यहाँ ऊपर K1 + K2, वहाँ से सीधे सीधे K का मान निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 2K1 K2 अपॉन K1 + K2। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? और इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये निश्चित जान लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक दीवार दो परतों ए व बी की बनी हुई है। परतों की मोटाई समान है परंतु पदार्थ अलग अलग है। एक ही पदार्थ की ऊष्मा चालकता 20 से डबल है, यानी दोगुनी है। तापीय साम्य अवस्था में दीवारों के सिरों का तापमान तो 36 डिग्री है, परत एक के सिरों का तापमान। तो थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, आइए करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक सी लंबाई की दो सरफेस बना लीजिए, दो दीवार, ठीक है? इनकी लंबाई मान लीजिए x है और ए पहली वाली और बी इसकी दूसरी वाली। इसके साथ साथ आप लिखते चला करिए। देखिए इसको क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि आप पहले वीडियो जो देखें उसको स्टॉप कर दें, अपनी तरफ से प्रयास करें उस क्वेश्चन को करने की, ठीक है? उसके बाद फिर आगे उसका सॉल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें एक ही चालकता दोगुनी है तो उसको कर दें 2K और इसको कर दें B की उसकी आधी है या K कर दीजिए,
ठीक है, और उसके सिरों का तापांतर दोनों का 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जटिल है। तो इसमें आप सबसे पहले यही मान के चलिएगा कि आपको पहले एक ही ए में जो ऊष्मा प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वहीं पर टोटल दोनों ये संयुक्त गुटके में जो कंबाइंड करके यानी सी कर लें, उसको कंबाइंड लिख दें, कंबाइंड में जो ऊष्मा प्रवाह है उन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो पहले के का अगर मान निकालें, मतलब ए में कितनी ऊष्मा फ्लो कर रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे के ए, ठीक है, ए, और इस सिरे का टेम्परेचर आपको थीटा वन माइनस थीटा। ओके, ये जो टेम्परेचर है इस सिरे का टेम्परेचर थीटा 1, और इस वाले सिरे का टेम्परेचर अगर लिखो तो आप थीटा 2, और बीच का जो टेम्परेचर है यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं दोनों को, वो है आपका थीटा। दोबारा से रीराइट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं पहले समझ लीजिए ए में लिखूंगा, और उसके बाद दोनों संयुक्त गुटके में यानी संयुक्त दीवार में कितनी ऊष्मा फ्लो होगी उसका मान लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे के ए और थीटा 1 माइनस थीटा। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आती है लिखने में, और जब बोर्ड पे हम लिखते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा काम बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि पहले मुझे पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके आगे चलेंगे। अब उस तुल्य उसमें चालकता आपको दोनों की कंबाइन करके के लेके चलेंगे, ठीक है ना। के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स, दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी कितना हो जाएगा आपका 2x। ओके, अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि के ए की जो वैल्यू है वो के बी की डबल है, यानी दूसरे की डबल है, तो आप लिख देंगे 2kb इंटू ए डेल थीटा 1 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, अपॉन एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा मान लगाइए, के का जो मान संयुक्त रखा जाएगा, ठीक है ना, वो किस तरीके से आएगा, वो पहले वाले फॉर्मूले से, जैसे आप ऊपर वाला देख रहे थे 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आप करेंगे k1 की जगह पर 2k लगाइए और k2 की जगह k लगाइए, और नीचे k1 की जगह 2k प्लस k2 की जगह k, तो k नीचे आ जाएगा 2k प्लस k 3k हो जाएगा। इसको अगर कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा 4kb अपॉन 3। ओके, बाकी एज इट इज़ फैक्टर ए, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मान दे रखा है आपको 36 अपॉन 2x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो के बी से के बी खत्म करेंगे, ए से ए खत्म हुआ, एक्स से एक्स खत्म हुआ, यहाँ पर 2 से कटा, ये 2 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से इधर ये 2 खत्म हुआ। तो यहाँ पर केवल थीटा 1 माइनस थीटा बचा 36/3। तो 36/3 से 3 से अगर 36 काटें तो कितने बार जाएगा, 12 टाइम्स कंसीडर हुआ, तो 12 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 1 माइनस थीटा का मान किसके बराबर आएगा, 12 डिग्री के बराबर आएगा। इसका मतलब आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी सही है, 12 डिग्री। ठीक है, अभी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन करने की, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। धातु की दो बिल्कुल एक जैसी छड़ों को चित्रानुसार रखा गया, देख पा रहे होंगे, दो छड़ें, एक तो ये श्रेणी क्रम में लगी रखी हैं, उसके बाद इनको समांतर क्रम में लगा दिया, भाई एक के ऊपर एक रख दिया, इनकी लंबाई पहले से क्या हो गई, आधी हो गई जस्ट। ठीक है, प्रथम दृष्टि तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें कि छड़ें रखी हुई हैं, 4 मिनट इससे 20 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो ऊपर वाले केस में जब आप इसको ऊष्मा देते हैं तो 20 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, और 4 मिनट तक इसको ऊष्मा दी जा रही है। अगर इनको चित्र बी के अनुसार वेल्डिंग कर दिया ना, जोड़ दिया जाए, तो इतनी ही ऊष्मा प्रवाहित, 20 कैलोरी ऊष्मा ही प्रवाहित करने में इसको कितना समय चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी ऊष्मा की वैल्यू को निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर फॉर्मूले से स्टार्ट करें तो फॉर्मूला होता है Q, ठीक है ना, तो Q इक्वल्स टू आता है आपका, एक मिनट पेन स्टार्ट कर दें, तो फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू के ए और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू प्लेस कीजिए, तो दी गई ऊष्मा कितनी है भाई, 20 है। भाई पदार्थ तो चेंज कर रही है, नहीं कर रहे हैं, तो के की जगह के रखेंगे, ए की जगह ए रखेंगे, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मतलब एक सिरे का 100 डिग्री टेम्परेचर है, एक का 0 डिग्री से घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, वही 100 रह जाएगा, 100। समय कितना दे रखा है, कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 मिनट दे रखी है, मिनट में रखेंगे अभी, अपॉन एल। ठीक है जी। अब उसके बाद जब सेकंड कंडीशन हम लगाएंगे, तो इसी में मैं नीचे सेकंड कंडीशन लिख रहा हूँ, जब आपने उसको डबल कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया, इसका मतलब लंबाई आधी हो गई, बस इसको ध्यान में रखिए। उतनी ऊष्मा दे रहे हैं, 20 ऊष्मा दी, बाकी के वही पदार्थ है, एरिया कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, 100 का 100 है। अब जो वैल्यू है वो आपको पता करनी है, तो यहाँ पर 4 ना लिख के उधर लग दिया हमने टी, अपॉन लंबाई को आधा कर दीजिए, एल अपॉन 2 करेंगे तो एल तो ये रहेगा, अपॉन 2 जो आएगा ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, तो 20 से 20, इससे पूरी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 20 से 20 काटिए, के ए से के ए खत्म, एल से एल खत्म, 100 से 100 खत्म। जो इक्वेशन आपके पास बची वो क्या बचा, यहाँ तो बचेगा 1 साइड में। ठीक है, इन दोनों की जगह पर आप केवल 1 लिखेंगे, 1 बचा, और इधर ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 4/2t बचा। ठीक है, तो उसमें दोबारा से लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे बचा था हमारा 1, और यहाँ पर क्या था 4/2t, यही तो बताया था आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें टी की वैल्यू कंसीडर करनी है, तो सीधा सीधा 2 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई किया, 2t दिस इज इक्वल्स टू 4। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीट वाला पोर्शन, तो इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो आपका आएगा
2 मिनट। ठीक है, टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी का भाग लगाएंगे, 2 मिनट इसका आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, बताइएगा यही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, 13 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है, 2 मिनट। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि चांदी तथा तांबे की ऊष्मा चालकता का अनुपात 10:9 है तो इंजन हौज के प्रयोग में इसके छड़ों पर पिघली हुई लंबाइयों का अनुपात कितना होगा। देखिए एग्जामिनेशन में ना जब भी चीज़ क्वेश्चन आपके सामने आती है तो बड़ा अजीब सा प्रेशर होता है। होता यह है कि आप जब एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर जब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उस समय दोनों समय आपके दिमाग का चेंज हो जाता है भाई, मटेरियल दिमाग की कॉन्सेप्टिसिटी सब आपकी फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको फोकस करनी है, कौन कितना कंट्रोल कर पाता है माइंड के ऊपर, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इंजन हौज का प्रयोग ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं के और एल के बीच में संबंध। तो इंजन हौज का प्रयोग जिन्होंने अगर समझा हो तो वो सभी लोग जानते होंगे के और एल में क्या संबंध होता है। ठीक है, हाँ, के प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका अगर रेशो बना रहे हैं तो रेशो बनेगा K1/K2 एंड दिस वन इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता करनी है, वो किसका मान पूछ रहा है, लंबाइयों का रेशो पूछ रहा है। लंबाइयों का रेशो किसके केस में पूछ रहा है, ऊष्मा चालकता होंगे। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता K1 का मान 10/9 यानी 10/9। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट बनेगा, √10 का मान तो √10 ही लिखा रहने दीजिए, 9 जरूर भागा जाएगा और 9 की जाएगा 3। तो आंसर आपका होगा 10√10/3। तो उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 10√10/3। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जनरल नॉलेज के ऊपर है। तांबा, लोहा, चांदी और एल्यूमिनियम की चालकताओं का क्रम दे रखा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा चालकता होगी आपकी चांदी की। ठीक है, आपकी Ag सबसे ज़्यादा इसकी चालकता, उसके बाद फिर तांबा यानी कापर, उसके बाद फिर एल्युमिनियम, और सबसे लास्ट में आपका लोहा। देखिए कौन सा वाला इसके साथ मैच कर रहा है, यानी Fe। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 15 का ए पोर्शन सही है, तो इसको आप सही का लगाएंगे, 15 का ए पोर्शन इस करेक्ट है। 16 पर आते हैं, दो पतले कंबलों को मिलाने पर उनके द्वारा उत्पन्न गर्मी दोनों को मिलाने पर प्राप्त मोटाई की कंबल की तुलना में अधिक होती है। कारण पूछा गया है, दो कंबलों के मिलाने से क्या उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उनके बीच की वायु की परत आ जाती है, इसमें ऊन अधिक होती है, कथन असत्य है। ठीक है, तो पहले भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन सही है आपका, उनके बीच वायु आ जाती है, वही एक कुचालक का काम करने लगती है, एक कुचालक लेयर का काम करने लगती है, तो उसमें ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। 17 पे आते हैं, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्वेश्चन और भी हैं आगे, लेकिन हम लोगों के पास मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो 20 मिनट्स, अंडर 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और ये प्लस में जा रहेगा, तो इसलिए आज यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से निपटाते हैं, खत्म करते हैं। लालटेन की यानी लालटेन की चिमनी के नीचे छिद्रों का, देखा होगा कभी लालटेन के नीचे छोटी छोटी यहाँ पे उसकी बत्ती होती है। ठीक है, यहाँ पे वो जल रही होती है, उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, वो छिद्रों का काम क्या है, लौ की ज्योति बढ़ाना है, धुएं के लिए बाहरी निकाल देता है, तेल के जलने के लिए ऑप्शन देता है, या लैंप के जलने के समय संवहन धाराएं बनाए रखता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही है आपका 17 का डी, लैंप के जलने के समय संवहन धाराएं बनाए रखता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस की श्रृंखला को मैं अभी यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे पोर्शन पूरा नहीं है, इसमें काफ़ी अभी 28, 29 शायद 30 तक क्वेश्चंस हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में करते हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।